हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी ईवीएस मैम हूँ और मैं आज आपको ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ाने जा रही हूँ, एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन, जिसमें हम सबसे पहले एयर पोल्यूशन का जो टॉपिक है सबसे पहले उसके सोर्सेज एंड टाइप्स पढ़ेंगे। इस टाइम पे हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एयर है क्या, फिर एयर मतलब एटमॉस्फेयर और उस एटमॉस्फेयर के कुछ लेयर्स होते हैं वो पढ़ेंगे, फिर हम बताएंगे पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, स्टार्ट में हमें पता होना चाहिए एयर है क्या। अगर हम देखें जो एयर है वो हर जगह पाया जाता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे इन्वायरमेंट का। हमारे जो बेसिक कंपोनेंट्स कुछ एसेंशियल नीड्स हैं, जैसे वाटर है, फूड है, हीट है, लाइट है और हमारा एयर, ये ह्यूमन बीइंग की एक एसेंशियल नीड्स में, ये जो बाकी नीड्स हैं उसमें एयर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट नीड है। जो इंसान है ब्रीथ करता है लगभग 22,000 टाइम्स एक डे में और लगभग इनहेल करता है 15 kg ऑफ एयर पर डे। ठीक है, हमारा जो एयर है एटमॉस्फेयर में वो हमें मतलब क्लीन नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ तो नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं और कुछ एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड एक्टिविटीज़। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी वजह से हमारा जो एयर है ये पॉल्यूट हो जाता है। इसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं, हम बताएंगे आगे पढ़ के कि क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो एयर है वो पॉल्यूट हो रहा है। लाइक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑटोमोबाइल का यूज़, ये हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए और हमारे एयर के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, क्योंकि बहुत सारी पॉइजनस गैसेस छोड़ते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस हैं जो इंडस्ट्रीज़ और ऑटोमोबाइल्स से आते हैं और वो हमारे एयर को ख़राब करते हैं। उसकी वजह से हमारा जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो भी अर्थ पे है, क्योंकि हमारा कनेक्शन सीधा अर्थ का और एयर का है, तो इसकी वजह से अगर एयर ख़राब होगी तो अर्थ का जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। जो इतने सारे प्लैनेट्स अगर आप देखेंगे उसमें से अर्थ ही है जिसके पास अपना एक एटमॉस्फेयर है। इसी वजह से अर्थ पे एक लाइफ जो है सरवाइव करती है, इसके पास पानी भी है और इसका अपना एक एटमॉस्फेयर है। जो हमारे अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है जिसको हम एयर भी बोलते हैं, वो कैसे है इसके पास, वो एक पुल के थ्रू इसके पास रहता है, इसको इर्द गिर्द सराउंड करता है। वो जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वही इस एयर को अपनी तरफ खींच के रखता है। तो अर्थ के ऊपर आप एक एनवलप सा देखेंगे, वो होता है एटमॉस्फेयर। तो ये हमेशा अर्थ के पास होता है और अर्थ को कवर करके रखता है। इसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं, तो ये अर्थ के एक एनवलप बना के रखता है। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर है। अब जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है ये बहुत सारे लेयर्स का बना होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला लेयर है, जब हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हमें ट्रोपोस्फियर मिलता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मीजोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर और लास्ट में एक्सोस्फियर मिलता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो लेयर है, जो हमें अर्थ के लगभग, हम यहाँ से ऊपर की तरफ जब जाएंगे लगभग 10 या 15 किलोमीटर तक हमें ट्रोपोस्फियर की लेयर जो है वो मिलती है। ये सबसे लोवेस्ट लेयर हमारे एटमॉस्फेयर की होती है। ये ग्राउंड लेवल से अप टू 10 किलोमीटर तक ये लेयर होती है। अबव द सी लेवल अगर हम काउंट करेंगे तो अप टू 10 किलोमीटर ऊपर तक ये होती है। जो हम ह्यूमंस हैं वो इसी ट्रोपोस्फियर के मतलब कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा वेदर जो है इसी लोवेस्ट लेयर में होता है। वेदर कैसा है क्या नहीं है, यहाँ पे ही उसकी क्रिएशन होती है। बहुत सारे क्लाउड्स यहाँ पे अपीयर होते हैं। 99% ऑफ वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में होता है वो इसी ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है। एयर का प्रेशर धीरे धीरे यहाँ ड्रॉप होता है और जितना जितना हम ऊपर ऊपर जाते हैं इस ट्रोपोस्फियर के लेयर के ऊपर ऊपर, उतना उतना टेम्परेचर कोल्डर होता जाता है। ठीक है, तो ये वही ट्रोपोस्फियर है जहाँ पे आपका वेदर, आपका क्लाउड, 99% ऑफ वाटर वेपर पाया जाता है एटमॉस्फेयर का।
नेक्स्ट लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फियर। ये जो स्ट्रेटोस्फियर है ये लगभग 50 किलोमीटर, मतलब ट्रोपोस्फियर के बाद एक लाइन सी आती है, उसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं। वहाँ पे ट्रोपोस्फियर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो लेयर स्टार्ट होती है उसको स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। और ये लगभग 50 किलोमीटर तक अबव द ग्राउंड अगर आप काउंट करेंगे तो स्ट्रेटोस्फियर बाद में मिलता है। इस स्ट्रेटोस्फियर के पास एक पतली सी एक लेयर होती है, उसको ओजोन लेयर बोलते हैं, इसी में पाई जाती है। और जो ये ओजोन मॉलिक्यूल्स होते हैं इस ओजोन लेयर में, ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आ रही होती हैं। उन अल्ट्रावायलेट एनर्जी को ये कन्वर्ट करते हैं हीट में, ठीक है। तो ये जो हमारा ओजोन है ये यहाँ पे अल्ट्रावायलेट एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है, पर ट्रोपोस्फियर ये नहीं कर पाता है, क्योंकि ओजोन जो होता है स्ट्रेटोस्फियर में वो पहले ही इसको एब्जॉर्ब करके इसको नीचे नहीं आने देता है। जो ये अल्ट्रावायलेट रेज सन से जो आ रही होती हैं ये बहुत ही हार्मफुल होती हैं। अगर ये हमारे अर्थ तक पहुंची तो ये स्किन कैंसर, बहुत सारी इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर डाल सकते हैं, प्लांट्स के ऊपर भी, एनिमल्स के ऊपर भी। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये अगर हमारे अर्थ पे आया। इसीलिए स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ही एक लेयर है ओजोन लेयर, वो इसको वहीं पे एब्जॉर्ब करती है, कन्वर्ट कर देती है हीट में, और हम तक डायरेक्ट यूवी रेज नहीं पहुंचती है और हम बचे रहते हैं। अब जो ये ट्रोपोस्फियर है जब ये एब्जॉर्ब करता है यूवी रेज को तो यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे राइज कर जाता है। जैसे कि हमने ट्रोपोस्फियर में पढ़ा था, जितना जितना हम हायर जा रहे हैं ट्रोपोस्फियर में उतना उतना कूलर हम फील करते हैं, टेम्परेचर कम होता जाता है। मगर ट्रोपोस्फियर में ओजोन लेयर जो एब्जॉर्ब कर रहा होता है यूवी रेज, उसकी वजह से वहाँ टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। तो जितना जितना ऊपर जा रहे होते हैं उतना उतना वहाँ पे टेम्परेचर राइज होता रहता है। तो दैट ट्रेंड ऑफ राइजिंग टेम्परेचर विथ आल्टीट्यूड मतलब होता है मीन्स दैट ईयर इन द ट्रोपोस्फियर लैक्स द टर्बुलेंस, वहाँ पे उस ईयर में टर्बुलेंस नहीं होता है। और इसी वजह से जो कमर्शियल पैसेंजर जेट फ्लाइट्स होते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फियर में वो काम कर पाते हैं, अच्छे से स्मूथली राइड कर पाते हैं, क्योंकि लेस टर्बुलेंस होता है उसमें, ठीक है। तो ये हमारा था स्ट्रेटोस्फियर। इसके बाद आता है हमारा मीज़ोस्फियर। अब जो ये मीज़ोस्फियर है ये हमारे स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर होता है और लगभग ये ग्राउंड लेवल हमारे प्लैनेट जो हमारा अर्थ प्लैनेट है, हम यहाँ से अगर देखेंगे तो 85 किलोमीटर के तक मीज़ोस्फियर होता है स्ट्रेटोस्फियर के, मगर बाद में होता है ये, ठीक है। 85 किलोमीटर ऊपर जब हम चले जाएंगे वहाँ पे हमारे को ये मीज़ोस्फियर लेयर दिखेगी। बहुत सारे मीटेरॉइड्स जो हैं यहाँ पे बर्न होते हैं इस मीज़ोस्फियर में, मगर अब स्ट्रेटोस्फियर जो होता है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर की तरह टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं होता है। यहाँ पे टेम्परेचर वंस अगेन कूलर होता है। यहाँ का जो एयर होता है वो भी थिनर होता है और धीरे धीरे वो भी फ्रीज़ होने लगता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे इतना थिन होता है हवा कि हम ब्रीथ भी नहीं कर सकते हैं, इतनी पतली सी हवा होती है यहाँ पे। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इतना मिनिमम हो जाता है कि -90 डिग्री सेल्सियस चला जाता है मीज़ोपार पॉज में। जैसे मैंने आपको बताया हर लेयर का एक पॉज है। ट्रोपोस्फियर भी जहाँ ख़त्म होती है उसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर जहाँ पे ख़त्म हो जाती है स्ट्रेटोस्पॉज बोलते हैं। इसी तरीके से मीज़ोस्फियर जो लेयर है जहाँ पे ये ख़त्म हो जाती है उस जगह को क्या बोलते हैं, मीज़ोपॉज। अब जो मीज़ोस्फियर के बाद वाली लेयर है वो है थर्मोस्फियर। ये जो थर्मोस्फियर है यहाँ पे जो हवा है काफ़ी रेयर है। यहाँ की जो हवा है मतलब अबव मीज़ोस्फियर है ये, यहाँ पे बहुत सारी हाई एनर्जी एक्सरेज यूवी रेडिएशंस जो सन से आ रही होती है एब्जॉर्ब होती है इसी थर्मोस्फियर में। इसी की वजह से यहाँ फिर से टेम्परेचर राइज हो जाता है। जैसे मीज़ोस्फियर में तो कम हो गया था मगर यहाँ फिर से राइज हो गया, क्योंकि यहाँ हाई एनर्जी एक्सरेज और यूवी रेडिएशन जो सन से थी वो एब्जॉर्ब हो रही है, उसकी वजह से इसका टेम्परेचर 100 टाइम्स 1000 टाइम्स डिग्री पहले वाली लेयरों से बढ़ जाता है। यहाँ का ये एयर भी काफ़ी थिन होता है, इतना कि ये फ्रीज होने लगता है, ठीक है। थर्मोस्फियर लगता है लगभग हमें कि आउटर स्पेस ही है, एक टाइप का एटमॉस्फेयर का बाहरी हिस्सा लगता है। यहाँ बहुत सारे सैटेलाइट्स, एक्चुअली अर्थ का ऑर्बिट इसी थर्मोस्फियर में पाया जाता है।
अब जो ये थर्मोस्फीयर है, इसके और मीजोस्फीयर के बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसको बोला जाता है आइनोस्फीयर। ठीक है, ये जो रीजन है एटमॉस्फेयर का, लगभग जो हमारा थर्मोस्फीयर है, ये इसी में थर्मोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसको आइनोस्फीयर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो ये सोलर रेडिएशंस हैं, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूल्स और एटम्स से निकाल के इसमें डाल देते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स को इधर, इनका पॉजिटिव चार्ज होता है, इनको इधर आयंस बोलते हैं। जो टेम्परेचर है इस थर्मोस्फीयर का, ये वैरी करता है, नाइट में दूसरा होता है, डे में दूसरा होता है, और सीज़न के हिसाब से भी वैरी करता है। और जो यहाँ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये आयनोस्फीयर जिसमें ये आयंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं रेडियो वेव्स। जो रेडियो वेव्स होते हैं, जैसे वो सैटेलाइट्स, ये सारी चीज़ें, ये हमें अलो करते हैं शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉडकास्ट। जैसे हमें कोई कम्युनिकेशन करना है, उसमें हमें ये आइनोस्फीयर जो है ये मदद दे देता है। अब जो नेक्स्ट लेयर है, जो सबसे लास्ट वाली है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे समझते हैं कि थर्मोस्फीयर ही लास्ट है, अपर मोस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर का, पर कुछ हैं जो ये बताते हैं कि एक्सोस्फीयर जो है वो एक्चुअल फाइनल फ्रंटर ऑफ अर्थ्स गैसेस एनवलप है। ठीक है, अगर मतलब एयर जो है एक्सोस्फीयर में, ये काफ़ी थिन होता है, इसकी वजह से यहाँ पे मेकिंग दिस लेयर इवन मोर स्पेस लाइक, हमें ये स्पेस जैसा दिखता है, मतलब ये एटमॉस्फेयर नहीं दिखता है, उसके बाद जो स्पेस खाली होता है वो ये दिखता है। बहुत सारे तो बोलते हैं थर्मोस्फीयर ही स्पेस मतलब है आधा, मगर बहुत सारों ने यही रिसर्च किया कि असल में जो एक्सोस्फीयर है वही हमारा क्लियर कट अपर बाउंड्री है हमारे जो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर की है। लगभग 500 किलोमीटर के बाद वाला है एक्सोस्फीयर। ठीक है, जितने भी हम अभी तक लेयर्स पढ़े, 500 किलोमीटर के ऊपर आप जाओगे तो एक्सोस्फीयर मिलेगा, और ये लगभग हमें स्पेस ही, हमें पता चलता है ये स्पेस ही है। इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, बट देयर आर फ्यू ऑफ देम जो रियरली कोलाइड करते हैं, नॉर्मली ये कोलाइड भी नहीं करते हैं। तो ये लास्ट का लेयर है जो लगभग एटमॉस्फेयर का लास्ट माना जा रहा है, और इसके बाद हमारा स्पेस शुरू हो जाता है। हमारे पास अब कंपोजिशन ऑफ एयर है, मतलब एयर में अब कौन कौन से गैसेस थे। हमने अभी तक पढ़े थे कि एयर के लेयर्स क्या हैं, हमने एयर का डेफिनेशन पढ़ा, एयर है क्या। अब हम पढ़ेंगे एयर के पास कौन से गैसेस हैं। सबसे पहला नाइट्रोजन है जो 78.09% है उसमें। ठीक है, बट हम डायरेक्टली वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो हमें फिक्स करना पड़ता है थ्रू प्लांट्स, तब जाके हम वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो ऑक्सीजन है वो 20.95% है जो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, और वो उसको मिलता है एयर को थ्रू प्लांट्स के ज़रिए, जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करती हैं, और फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग वो ऑक्सीजन को बाहर लिबरेट करती है, फिर उस ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आर्गन है वो 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, एनिमल्स छोड़ते हैं, या हमारी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड एडप हो जाता है एनवायरनमेंट में, तो वो है 0.032%। और कुछ ट्रेस गैसेस जिसमें नियॉन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, कोबाल्ट, ये कार्बन मोनोक्साइड और जेनॉन, ये सारी भी कुछ गैसेस कंपोजिशन बनाता है एयर की। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशंस ऑफ एयर पोल्यूशन। जो डेफिनेशन है एयर पोल्यूशन की, क्योंकि अभी तक हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा, उसके लेयर्स पढ़े, बट एट द एंड हमने बताया कि एयर को पोल्यूट कर रहे हैं थ्रू हमारी एक्टिविटीज़, जिसको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी बोल सकते हैं, मतलब मैन मेड, और कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से वो पोल्यूट हो रहा है। अब वो एयर पोल्यूट अगर हो रहा है तो एयर पोल्यूशन बोला जाता है। अब जो एयर पोल्यूशन है वो क्या है, डेफिनेशन क्या है उसकी। एयर पोल्यूशन जो है उसको डिफ़ाइन किया जाता है एज एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन जिसमें कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उस कंसंट्रेशन में कि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट मैन के ऊपर भी और एनवायरनमेंट के ऊपर। दैट मीन्स एयर पोल्यूशन मे बी डिफाइंड एज एन atmospheric condition in which certain substances are present in such concentration so that they can produce undesirable effects on man and environment। एक ये डेफिनेशन है इसकी।
नेक्स्ट डेफिनेशन ये है कि जो एयर पोल्यूशन है ये होता है जब एयर में ऐसे गैसेस या डस्ट या फ्यूम्स या ऐसा कोई ऑडर स्मेल टाइप का कुछ हार्मफुल अमाउंट में प्रेजेंट हो, और वो अमाउंट जो होता है वो हार्मफुल किसी की हेल्थ के लिए या ह्यूमन के कंफर्ट के लिए या एनिमल की कंफर्ट के लिए हार्मफुल हो सकता है, कंफर्ट नहीं फील करते हैं वो, या डैमेज कर सकता है प्लांट्स एंड मटेरियल्स। तो मतलब एयर पोल्यूशन जो होता है वो अकर्स व्हेन द एयर कंटेन्स गैसेस, डस्ट, फ्यूम्स और ऑडर इन हार्मफुल अमाउंट्स, that amount which could be harmful to the health or comfort of humans and animals, or which could cause damage to plants and materials। तो ये एक और डेफिनेशन हो जाती है इसकी। थर्ड वन जो है, इट इज़ डिफाइंड एज कि कुछ फॉरेन पार्टिकल्स या डस्ट जो एयर में नहीं है, जो एयर में नहीं थे, जो नेचुरल एयर थी उसका कंपोजिशन कुछ अलग था, जो हमने पहले ही पढ़ लिया है, उसका कंपोजिशन कुछ अलग था, मगर उसमें कुछ फॉरेन पार्टिकल्स या गैसेस आ गए हैं जिसकी वजह से वो हार्मफुल बन जाता है मैन के लिए, वेजिटेशन के लिए, प्लांट्स के लिए, क्रॉप्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए। So it is defined as the occurrence of foreign particles or gases in the atmosphere which are harmful to man, vegetable, animals and buildings। तो इस तरीके से हम एयर पोल्यूशन को, ये भी एक तरीका है इसका डिफाइन करने का कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। अब जो एक और डेफिनेशन है उसमें है कि ये, इसमें क्या बोलते हैं कि कंटामिनेट हो जाता है एयर, कैसे, जब हार्मफुल सब्सटेंसेस का डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब हवा गंदी हो जाती है, कंटामिनेट होती है किसी की चीज़ के एडप होने से, ठीक है। तो कैसे होती है, जब कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस का डिस्चार्ज होता है। इट इज़ द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय द डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो ये भी एयर पोल्यूशन का एक डेफिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है कि एयर पोल्यूशन को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अल्टरेशन हो जाती है, एयर की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। वो क्वालिटी किस तरीके से कि जिसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि उसका केमिकल, फिज़िकल, बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स उसमें कितने चले गए हैं, उस हिसाब से उसकी जो क्वालिटी है, जो उसकी अच्छी क्वालिटी थी, जो पहली प्रॉपर्टी थी, वो ख़राब हो गई होती है, अल्टर्ड होती है। Air pollution can be defined as an alteration of air quality that can be characterized by measurement of chemical, biological or physical pollutants of air। एक और डिफिनेशन है, एयर पोल्यूशन का मतलब होता है कुछ ऐसे अनडिज़ायरेबल, जो हम नहीं चाहते हैं, वो टाइप की इम्प्योरिटीज़ या कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज़ें उस प्रपोजिशन में एटमॉस्फेयर में चली जाती है। मतलब एयर पोल्यूशन मीन्स द अनडिज़ायरेबल प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ और द एबनॉर्मल राइज इन द प्रिपोजिशन ऑफ सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। कुछ ऐसी चीज़ें चली होती हैं एटमॉस्फेयर में जो उस प्रपोजिशन में होती है जो अनडिज़ायरेबल होती हैं, कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती है जो अनडिज़ायरेबल होती है, जिनका प्रेजेंस एयर को पोल्यूट करता है। तो ये भी एक डेफिनेशन है हमारे एयर पोल्यूशन की। इसी के साथ हमने आज पढ़ा एयर क्या है, क्या इंट्रोडक्शन है एयर का, हमारी लेयर्स क्या हैं एयर की, मतलब एटमॉस्फेयर की, और डेफिनेशन हमने पढ़े, हमने कंपोजिशन ऑफ एयर पढ़ा। तो कल हम पढ़ेंगे हमारे सोर्सेज क्या हैं एयर पोल्यूशन के, कौन से तरीके से एयर पोल्यूशन होता है।